ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9 बज चुके हैं, दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। बात जरा अब अदालत के एक अहम फैसले की भी करते हैं जिसका बराह रास्त असर बहुत सारे स्कूलों पर होगा। पिछले दिनों एक हुक्म FFRC की तरफ से जो फी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी है उसकी तरफ से सरकारी स्कूलों बल्कि प्राइवेट स्कूलों को दिया गया था और कहा गया था कि सालाना फीस वसूल ना करें, लेकिन ये मामला अदालत में पहुंचा और हाई कोर्ट ने FFRC के उस हुक्म को रोक दिया जिसके मुताबिक तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें कहा गया था कि आप सालाना फीस जो वसूल कर रहे हैं वो ना करें। इस मामले पर आइंदा समाअत कल होने जा रही है 18 नवंबर को। एक बार फिर से हो सकता है कि नया हुक्मनामा इस पर जारी किया जाए, लेकिन ये बात ज़रूर है कि FFRC की तरफ से जो हुक्म पिछले दिनों जारी किया गया था उस हुक्मनामे को रोक दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। मुख्तलिफ स्कूल्स थे जिन पर कई तरह की शिकायत और इल्ज़ामात और उसके बाद स्कूलों के हवाले से शिकायत जो है मुतलका कमेटी यानी FFRC के पास पहुंचे थे और डिवीज़न बेंच जो है इस मामले पर कल समाअत कर रही थी। चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस VC कौल उनकी बेंच ने इस मामले पर समाअत की और पहले FFRC के दलाइल सुने गए कि किस बेस पर उन्होंने पिछला जो 4-5 दिन पहले फैसला लिया था किस बेस पर उन्होंने स्कूलों को रोका, अपनी तरफ से दलाइल कानूनी तौर उन्होंने पेश किए और दूसरी तरफ जो इस फैसले के खिलाफ पिटिशनर गए थे उनको सुनने के बाद फैसला ये हुआ कि जो हुक्मनामा FFRC ने दिया था फी को रोकने का, ये जो सालाना फीस रोकनी थी प्राइवेट स्कूल्स की, उसको रोक दिया गया हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस VC कौल का फाइनल जजमेंट ये था। अगली समाअत जिसका इंतजार रहेगा वो कल है, जुमे को 18 तारीख को होने जा रही है। दूसरी तरफ ये भी आपको बताएं कि जब FFRC ने पिछले दिनों फैसला लिया था तो मुख्तलिफ स्कूलों से जिनमें प्राइवेट स्कूल्स बिलखुसूस वो थे उनकी भी बातें उस वक्त सुनी गई थी जब कहा गया था कि तकरीबन 4 से 5 महीने का, चूँकि बीच में मार्च सेशन जब हुआ तो माहाना फीस को लेकर कुछ कंफ्यूजन हुआ था और FFRC के सामने स्कूलों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बात न सुनने पर अदालत तक उस वक्त भी केस पहुंचा था। लेकिन कल का जो केस था ये ज़रा मुख्तलिफ था, ये सालाना फीस पर था। सुनील सेठी जो कि सीनियर वकील हैं वो पिटिशनर की तरफ से अदालत में दलाइल पेश कर रहे थे और बेंच के सामने उन्होंने तमाम तर FFRC की तरफ से जो बातें इस हुक्मनामे में शादी समारोह में मेहमान बनकर आई 2 महिलाएं दुल्हन FFRC के पास कल किया जाए अदालत में कल जिनमें से 2 महिलाएं कमरे में घुस गई और जेवरात से भरा बैग दुपट्टे से छिपाकर बाहर निकल गई। चोरों के वापस जाते वक्त मैरिज हाउस की कार में सभी बैठकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर से साहिल इकबाल हमारे साथ है क्योंकि सुनील सेठी ने कल जब अपने दलाइल ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर रखे तो उसके बाद चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब और जस्टिस VC कौल साहब ने अबेंस कर दिया FFRC के उस ऑर्डर को जिसमें एनुअल फीस चार्जेस की बात को रोकने की कही गई थी और ये कह दिया कि जनाब अगली समाअत जो है वो कल होगी FFRC के दफ्तर में और पिटिशनर को सुना जाएगा और एक रास्ता निकाला जाएगा। लगातार सुनील सेठी साहब ये बात बताते रहे थे कि प्राइवेट स्कूलों को परमिट किया जाए कि वो एनुअल फीस ले और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो निज़ाम चला रहे हैं इस पर ज़्यादा कोई शिकंजा ना कसा जाए क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात में वो चल रहे हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, स्पोर्ट्स फ़ीस और दीगर फ़ीसों को लेकर एक सिस्टम जो मैकेनिज़्म बनाया गया है उसको अप्रूव करवाया जाए, ये सुनील सेठी साहब लगातार कल बता रहे थे अदालत के सामने और ये कह रहे थे कि FFRC जो है जनाब उन्होंने शायद सही कानून और सही ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया है जिसकी वजह से अदालत का दरवाज़ा जो है वो खटखटाना पड़ा और अब मामला कल FFRC के पास रहेगा 18 नवंबर को। वहां पर फ्रेश ऑर्डर पास क्या होगा उसकी सब पर नजर रहेगी, लेकिन मजीद इस बातचीत के दौरान जो कोर्ट के अंदर चली और आज इसकी रिफ्लेक्शन क्या कुछ ग्राउंड पर है इसको जानने के लिए साहिल इकबाल के पास चलते हैं। साहिल जरा अपडेट कीजिएगा, कल पूरा दिन ये मामला छाया रहा कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने फिर शाम होते इस बात का फैसला लिया कि एबेंस में डाला जाए जी FFRC के ऑर्डर को। तलबा वालिदैन इसको किस तरीके से देख रहे हैं और मजीद क्या कुछ पेशरफ्त इसमें हो सकती है? बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आसिफ ने पहले ही बताया कि 2 नवंबर को ये फैसला लिया गया था, FFRC की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था। उससे पहले कुछ स्कूल्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और अपने जो स्कूल में पढ़ रहे तलबा है उनको एनुअल फी अदा करने के लिए कहा गया था और उस पर फिर बाद में कार्रवाई करते हुए FFRC की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एक हुक्मनामा जारी हुआ था और उन स्कूल्स और उसके साथ साथ तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको कहा गया था कि आप एनुअल फी जो है चार्ज ना करें क्योंकि जो एकेडमिक सेक्शन है वो चेंज हो गया है, एकेडमिक कैलेंडर जो है वो चेंज हो गया है
और नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक आप एनुअल फी जो है वो चार्ज ना करें। और इस पर अब जो है जिस स्कूल जो हैं इन्होंने कोर्ट का रुजू किया है और कोर्ट में इस ऑर्डर को जो है चैलेंज किया है। और इसके साथ साथ कुछ नामी गिरामी स्कूल्स हैं जिन्होंने इसको वहां पर चैलेंज किया और उनकी तरफ से जो वकील हैं सुनील शेट्टी जो कि सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने वहां पर इस मुकदमे को वहां पर पेश किया है और अपने केस को प्लीड वहां पर करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ चीजें जो है वहां पर बोली हैं। और खासकर उन्होंने कहा है कि जो FFRC की तरफ से हाल ही में ये ऑर्डर सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ बैड इन लॉ है बल्कि ये कंट्ररी है। ये ऑर्डर जो है कंट्ररी है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 के सेक्शन 20E के, जो तमाम प्राइवेट स्कूल्स को परमिट करता है कि वो एनुअल फी चार्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक स्कूल की जो बिल्डिंग है स्कूल को खड़ा करने के लिए या उसकी मेंटेनेंस या रिपेयर करने के लिए ये चार्जेस जो है लिए जाते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी एनुअल चार्जेस जो वन टाइम होते हैं, जैसे उन्होंने कहा एग्जामिनेशन फीस है या स्पोर्ट्स फीस वगैरह है, तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 20E के तहत ये सारी चीजें जो है परमिट है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि एकेडमिक कैलेंडर चेंज हो जाने से ये कभी ऐसा नहीं है कि एकेडमिक सेशन चेंज हो जाने से हम यानी स्कूल जो है वो डिसइंटाइटल्ड हो जाते हैं कि वो एनुअल फी अदा वसूल ना करें। तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब जो कि सेक्शन चेंज हो गया, एकेडमिक कैलेंडर जो है वो चेंज हो गया, इसमें अब 17 महीने का हो गया, लेकिन इन स्कूल्स की तरफ से FFRC को ये भी बताया गया था कि वो सिर्फ 5 ही महीने का एनुअल फी चार्ज करेंगे। और इस पर जो डिवीजन बेंच है उन्होंने जब इसको सुना, उसके बाद जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि अली मोहम्मद मागरे और VC कौल जो है जस्टिस VC कौल, उन्होंने इस चीज को सुना और उसके बाद उन्होंने ये फैसला, वो इस फैसले पर पहुंचे कि जो FFRC है उनकी तरफ से स्कूल्स को नहीं सुना गया। यानी जब ये ऑर्डर पास हुआ तब स्कूल्स की तरफ से उनके जो बातें हैं उनको नहीं देखा गया, उनको नहीं सुना गया। और अब जो बेंच है उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि आज यानी 17 नवंबर को जो स्कूल्स हैं ये FFRC की तरफ रुजू करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो वो तमाम मवाद जमा रखेंगे जो इनके जो केस है और उसको सपोर्ट कर सके। और कल यानी 18 नवंबर को FFRC के दफ्तर में जो है इन स्कूल्स को सुना जाए और उसके बाद FFRC को कहा गया है कि वो इसके बाद एक हतमी फैसला ले जिस पर दोनों की राय हो, एक FFRC की तरफ से हो और स्कूल्स की राय को जमा करके जो फाइनल निकलता है उस पर अपना जो है एक नया फ्रेश ऑर्डर करे, उसके बाद ही अदालत जो है अपनी समाअत पेश करे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। साहिल इकबाल FFRC के हवाले से बात कर रहे थे आपके सामने पिछला हुक्मनामा, और कल जब दोबारा इस पर समाअत होगी तो हो सकता है FFRC नया हुक्मनामा लेकर सामने आए, कुछ मजीद इसमें बातें हों, मजीद इस पर अपडेट आपको करेंगे। लेकिन अब बात ज़रा खित्ता जनाब की भी, जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों के दौरान बैक टू बैक 3 हादसा हुए हैं और 1 दर्जन के करीब लोगों की जान गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हादसा जो बीती शब हुआ किश्तवाड़ के अंदर, यह हादसा मड़वा इलाके के अंदर पेश आया, जिसमें कल से मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं कि 8 लोगों की मौत हुई। 8 के 8 लोकल्स थे। गहरी खाई में सूमो गाड़ी गिरने से यह हादसा पेश आया और इसके बाद चूँकि दूर दराज इलाका था, मोबाइल नेटवर्किंग सहूलियात या इलाके के अंदर कौन जाए कौन नहीं कोई अता पता बहुत कम रहता था, इसके सबब मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आई। और अब ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक 8:50 तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसमें कोई भी शख्स मज़ीद लापता नहीं है, ये भी पुलिस स्टेशन मड़वा की तरफ से तफसीलात दी गई है, ताज़ा जानकारी है। और ऑपरेशन जो है आज सुबह फिर से शुरू किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात यानी 9 बजे के आसपास तकरीबन जो 8 डेड बॉडीज़ थी वो रिकवर कर ली गई थी। उसके बाद आज सुबह जब दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया तो इसमें अभी ये जानकारी साझा करने की या इकट्ठी करने की कोशिश कुछ मज़ीद तो नहीं इसमें, लेकिन पुलिस स्टेशन मड़वा जिसकी ताज़ा अपडेट दी गई है पुलिस स्टेशन की तरफ से कि ऑपरेशन को 8:50 पर रात को क्लोज़ किया गया था। अंधेरे की वजह से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो सुबह सुबह फिर से ये देखने के लिए कि कोई मज़ीद इसमें शख्स तो नहीं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 9 से 12 लोग इस गाड़ी में हो सकते हैं, लेकिन 8 की ही कन्फर्मेशन सरकारी तौर पर हो पाई और इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक की, जिनमें 4 ख़वातीन थी, 2 कम उम्र लड़कियां और कुल मिलाकर 8 लोग, 8 के 8 लोकल्स थे, जिनकी तस्दीक इंतजामिया की जानिब से कर दी गई और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपके पास खबर है सामने, इसमें दूसरी
मरने वालों की जो 8 जो है वो ऑफिशियली कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन मजीद तफसीलात ये कि जिस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर JK14A7482 बताया जाता है, कहा जाता है कि इसके पास कोई भी वैलिड परमिट नहीं था, यानी बिना परमिट के इस रूट पर ये गाड़ी चल रही थी और ये हादसे का शिकार जो कि युर्दू से रैनी की तरफ जा रही थी जब ये हादसे का शिकार हुई है और ड्राइवर के काबू से बाहर होकर करीबी दरिया में या इस नाले के करीब जाकर गिरी है। लेकिन बड़ा मसला, क्योंकि कल से मुसलसल कहा जा रहा था कि इस इलाके के अंदर जो गाड़ियां हैं, एक तो पुराने इंजन वाली, पुरानी बॉडी वाली, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क राब्ते भी ऐसे हैं जहां पर कई तरह की मुश्किलात हैं और लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आते हैं अगर इन गाड़ियों को रोक भी दिया जाता है एहतियाती तौर पर। लेकिन अब ये है कि इसके बावजूद भी अब शिकायतें आ रही थी। अब जाकर पता ये चलता है कि जिस गाड़ी के साथ हादसा पेश आया है वो बिना परमिट के जा रही थी और ये भी कहा जाता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट अगर शायद इन चीज़ों पे नज़र रखता तो शायद इस तरह के हादसे से बचा जा सकता है, जहां पर 8 कीमती जानें चली गई। कोई डॉक्यूमेंट, कोई वैलिड परमिट या इस तरीके से कोई दस्तावेजात अगर वक्ती तौर पर चेक किए होते, कैसे गाड़ियां किश्तवाड़ से टाउन की तरफ से निकलकर इन ऊपरी इलाकों में जाती हैं, शायद इस चीज़ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया। गैर संजीदगी का मुजाहिरा कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने जो ताज़ा तस्वीरें हैं ये इस अलमनाक सड़क हादसे की हैं जहां पर 8 लोग बशमूल 4 खवातीन अपनी जान गंवा बैठे हैं। अच्छा जी, अक्सर ये शिकायतें हैं जी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से कि वो पैसेंजर व्हीकल जितनी भी वहाँ चल रही हैं या तो वो कंडम गाड़ियाँ हैं या उनके पास फिजिकल फिटनेस ख़त्म हुआ है या उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अक्सर शिकायतें ये हैं और अफसोस का मकाम ये है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जितना मुतहरिक इन इलाकों के अंदर दिखना चाहिए था वो आज के दिन भी नहीं दिख रहा और हर बार एक्सीडेंट होने के बाद एश्योरेंस आती है, लेकिन वो एश्योरेंस फिर मिन अन इम्प्लीमेंट हो वो आज तक देखने के लिए डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ इस सभी पहाड़ी इलाकों के लोग जो है वो मुतासिर है। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब चूँकि टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और फिर दीगर परेशानियां भी है, अगर मोबाइल सिस्टम इस तरीके का वहाँ पर लगाया जाता और नेटवर्क सिस्टम इस तरीके का होता तो रेस्क्यू रिलीफ में और ज़्यादा बेहतरी होती और हो सकता था कि जो इन एक्सीडेंट्स में ज़्यादा मजरूब शख्स है वो अगर जल्दी से अस्पताल पहुँचते तो वो बच जाते। अक्सर ये लगता है कि कई घंटे लगते हैं गाड़ी को आने में, तब तक दम तोड़ देता है जी वो पेशेंट जो इसकी जद में आ चुका होता। तो एक तरफ से गाड़ियों की जो फिजिकल फिटनेस, वैलिड डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो सिस्टम ऑन रोल होना चाहिए था, हाइपर सेंसिटिव इलाकों के अंदर जो मोबाइल वैन्स होनी चाहिए थी, गाड़ियां रखनी चाहिए थी, वो आज के दिन में भी इस इलाके के अंदर नहीं है, जिसको लेकर अवामी सतह पर काफ़ी गम व गुस्सा भी देखा जा रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात अब करते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि आज के जदीद दौर में टेलीफोन और मोबाइल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह में आप हेडफोन में भी लगाते हैं और अक्सर अब कॉर्डलेस हेडफोन्स और दीगर हेडफोन्स लगा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, तकरीबन 1 बिलियन नौजवान ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्हें कान के बीमारी में मुल्हक है, यानी वो अब सुनने की मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, उनको सुनाई कम देता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अंदाज़ा है कि 430 मिलियन वर्ल्ड वाइड जो है वो इस वक्त अपनी कानों की सलाहियत यानी जो गोयाई है, जो सुनने की कुव्वत है, उससे वो आहिस्ता आहिस्ता करके महरूम हो रहे हैं, क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ और जितने लंबे अरसे के लिए वो हेडफोन्स लगा कर रखते हैं, हेडफोन से बातें सुनते हैं और बातें करते रहते हैं, वो उनके लिए अब वबाली जान बन चुका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया यूएस की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। फिर मज़ीद तकरीबन 33 और रिसर्च की गई हैं दुनिया भर के अंदर, जहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा है कि लाखों में नौजवान ऐसे हैं जो लगातार हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए से या टेलीकॉलिंग के ज़रिए से। उसकी वजह से उनकी जो कानों के सुनने की सलाहियत है वो लगातार मुतासिर हो रही है और आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर इससे मज़ीद इजाफा होगा। सिर्फ साल 2022 में 12 से 35 साल की उम्र के जो बच्चे दुनिया भर के अंदर 2.8 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको असर हो चुका है। जदीद रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, इस पर हम ज़रा मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर सुनील कोतवाल साहब हमारे साथ हैं,
ENT स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ की भी रिपोर्ट है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इस रिपोर्ट को दे रहे हैं कि कंटिन्यूसली जिस तरीके से नौजवान हेडफोन्स लगाकर मोबाइल कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनके सुनने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये भी एक रिसर्च आ रहा है कि न सिर्फ सुनने की सलाहियत कम हो रही है बल्कि ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज जो हैं उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके इजाफा हो रहा है। किस हद तक आप इस स्टडीज़ को एंडोर्स कर पा रहे हैं, क्योंकि आप माहिर हैं इसके, क्या हो सकता है ये कंटिन्यूसली यूज़ करने से? सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी माय व्यू आल्सो। मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये जो हेडफोन चाहे वो कान के अंदर प्लग की शेप में है या ऊपर कप की शेप में है, इससे क्या है, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो ब्लूटूथ के साथ है या डायरेक्ट सेल फोन के साथ है या टीवी के साथ कनेक्टेड है, वो आवाज जो है इट एक्सीड्स बियॉन्ड द जो नॉर्मल हियरिंग लेवल। समटाइम वो 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है, 80, 70, 90 डेसिबल तक पहुंचती है। ये बच्चे, डेसिबल हमारी मेजरमेंट है साउंड का सर, तो ये जो हम 90 डेसिबल के बियॉन्ड हमें कान में दर्द शुरू हो जाती है। सो बच्चे इतनी जोर जोर से इसको कान में लगा के इसके माध्यम से म्यूजिक एंजॉय करते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी नोटिस किया है कि ये वाइल ड्राइविंग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये दोनों कानों में प्लग लगा के गाड़ी चला रहे होते हैं। दे डोंट लिसन टू द हॉर्न बिकॉज उनके लिए हॉर्न तो सुनाई नहीं देगा। दे आर मोर प्रोन टू द एक्सीडेंट्स, दे आर मोर प्रोन टू हैव नर्व डेफनेस। नर्व, एक सुनने की नस को कंटिन्यूस अगर साउंड जो है बियॉन्ड द 90 डेसिबल से ऊपर जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल जो है डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रेजुअली साउंड जो है हियरिंग कैपेसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। आपने आप ही ने कहा कि उनका जो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है बिकॉज एनीथिंग विच इंक्रीजेज योर शोर, जो किसी किस्म का शोर जो है, और ये कान के जरिए जो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उससे हमारी टेंशन बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती है, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा, इवन कई लोग ईयर प्लग लगा के शादियों में या चले जाते हैं, वो उनको और ज्यादा ऊंची आवाज कान में सुनाई देती है, विच कैन बी मोर थ्रेटनिंग एंड फॉर देयर डैमेजिंग फॉर देयर हियरिंग। डॉक्टर सुनील कोतवाल साहब, ये भी जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कितने मिनट्स के लिए ये यूज़ होना चाहिए था? जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कान में है लेकिन यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कान में रखा रहता है। कुछ इस तरीके से भी हमने लोग देखे, वो सिर्फ कान में रखते हैं लेकिन जब यूज़ करना होता है तब जाके इसको यूज़ करते हैं। क्या ये कंटिन्यूसली कान के अंदर एयरपीस रखना, एयरफोन रखना, क्या ये सही है? क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं है सिर्फ रखने के लिए? सर, इफ इट इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, जैसे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जस्ट कन्वर्सेशन हो रही है, दैट पार्ट इज ओके। बट अगर आप उसको कंटिन्यूसली फॉर द एंजॉयमेंट पर्पज यूज कर रहे हैं, वहीं पे ये वॉल्यूम रेज होता है सर। जैसे आप अपने ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बड़ा आम था, तो वो ये सारी चीजें उस लेवल तक काम चले तो चलता है सर। अब कोरोना की वजह से ऑनलाइन सारा काम चला है, उसमें ईयर प्लग लगा के लोग काम करते थे, पर उसमें लोग जो हैं अपनी ज्यादा लेवल नहीं करते और ज्यादा उसको वॉल्यूम बढ़ाते नहीं है। बट इसमें ये जो कंटिन्यूस यूज जो है ओनली फॉर द एंजॉयमेंट पर्पसेस, मे बी फॉर द वाचिंग मूवीज और लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, ये बड़ा खतरनाक है सर। दिस इज वेरी डैमेजिंग एंड ये सुनने की जो इससे कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी जो कैपेबिलिटी है नर्व्स की, वो डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है आस्ता आस्ता सर। अगर प्रॉन्ग यूज नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ एग्जामिन करना हो किसी को जो कंटिन्यूसली इसको यूज भी कर रहा है, चाहे वो ऑफिस पर्पस के लिए कर रहा है या ऐसे भी कर रहा है, अगर उसने सेल्फ एग्जामिन करना हो कि क्या मेरे कान सही है, तो कैसे इसको सही प्रॉपर तरीका क्या है इसका? सर, इसका प्रॉपर तरीका यही है कि यू हैव टू गेट योर, हमारे हर मेडिकल कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में जो भी इसके इवन प्राइमरी तो नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी
hearing aid जो है hearing test होते हैं सर, जी। which will give you the level of hearing, क्योंकि उसमें threshold का पता लगता है, मिनिमम साउंड लेवल आपको दी जाती है पेशेंट को until he hears the sound। उससे हमें पता लगता है कि आपकी hearing जो है किस लेवल पे आप सुन रहे हैं। That is the only way by which you can जिसकी वजह से हमें ये पेशेंट की या उस आदमी की जिसको थोड़ी बहुत कान में तकलीफ महसूस कर रहा है उसकी हियरिंग की कैपेसिटी का पता लगता है सर। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। रफ एस्टिमेट इज ए रॉन्ग थिंग। अगर कान से कोई डिस्चार्ज चल रहा है, पस चल रही है, देन इट इज ए ट्रीटेबल काज, देन इट इज टू बी शोन टू सम ENT स्पेशलिस्ट जो इसको देख के उसके मुताबिक उसका एडवाइस पेशेंट को दे सकता है सर। हाईली थैंकफुल डॉक्टर सुनील कोतवाल साहब हमारे साथ टाइम निकाल कर बात करने के लिए। जनाब ये वर्ल्ड वाइड ओपिनियन है। ऑलवेज माय प्लेजर फॉर द पब्लिक। हम तैयार हैं सर, हमें किसी किस्म का कोई काम हमारे लिए पब्लिक बताएगी, हम करने के लिए तैयार हैं सर। हाईली थैंकफुल डॉक्टर साहब, हाईली थैंकफुल सर। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब आपको आसिफ रशीद बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वाटर बॉडीज के हवाले से एक खाका खींचा है। वो खाका कितना ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा होगा बताएंगे तफसील के साथ आपको आसिफ रशीद। वर्ल्ड GIS डे के मौके पर एक अहम तकरीब हो रही थी और कुछ एंटरप्रेन्योर से, नौजवानों से, नए बिजनेस के मैदान में उतरने वाले लोगों से, बहुत सारे नौजवानों से लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुलाकात भी हुई और इस तकरीब से वो खिताब भी कर रहे थे। लेकिन उनने दो बातें बड़ी अहम बताई कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से तामीर और तरक्की मनसूबाबंद तरीके से होती है उस पर मजीद गौर करने की कैसे ज़रूरत है। और GIS वर्ल्ड डे के मौके पर जहां उन्होंने कहा कि एक तो जो हमारे आबी ज़खायर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वाटर बॉडीज़ के आसपास तजावुज़ात हैं, गैरकानूनी तरीके से होती हैं, उन पर कम से कम वक्ती तौर पर आज के वक्त की ये डिमांड है कि रिपोर्ट्स तैयार की जाए। उन पर रिपोर्ट पेश करने के बाद ये जायज़ा लिया जाए, मुशाहिदा किया जाए कि अगर तरक्की मनसूबाबंद तरीके से आप कर रहे हैं या मनसूबा आप कोई अंजाम दे रहे हैं तो उसकी बुनियाद क्या है, ये समझने की वक्ती तौर ज़रूरत है। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक तो वेदर फोरकास्ट जो हमारे सामने होती है, फिर अर्बन और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हमारी क्या है, इस पर उन्होंने रोशनी डालते हुए कुछ 2-3 बड़ी बातें कही। सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, यानी जहाँ पर वो माहौलियात पर खुसूसन तवज्जो देने की बात कर रहे थे। टेलीकॉम, जिसमें हमारे मवासलाती निज़ाम पर उन्होंने बात की। ज़री इस्लाहात और ज़राअत के हवाले से उन्होंने बात की, माहौलियात पर बात की, और हमारे पास जो नेविगेशन सर्विस या इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब इसमें 2 बड़े रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक कि वाटर बॉडीज़ के आसपास जहां पर भी कहीं पर भी किसी हिस्से के अंदर वाटर बॉडीज़ को अगर बचाना है तो वहां एनक्रोचमेंट हो रही है, पहले ये देखना है, उस पर रिपोर्ट तैयार करनी है कि किस बुनियाद पर की जा रही है। अगर तरक्की याफ्ता कोई मुल्क किस तरीके से काम करता है तो वहां पर भी सवाल उठते हैं अगर मंसूबा कहीं पर गलत होगा, नंबर 1। दूसरा, किसी भी शोबे में बेहतर डेवलपमेंट के लिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए आपको ये काम करना ज़रूरी है कि GIS अब तरक्याती मंसूबे की बुनियाद है, जिसको बुनियाद बनाकर काम मुस्तकबिल में होना चाहिए। और रिपोर्ट तैयार करने का मकसद ये है कि माजी में जो गलतियाँ हुई वो ना हो। अब इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से काम लिया जाता है या काम किया जाता है। अपने खिताब के दौरान इस चीज़ का जिक्र किया कि मुख्तलिफ इलाकों की या लोकेशंस की जब आइडेंटिफिकेशन होती है कि कहाँ पर कौन सा मंसूबा बनेगा, बीच में जंगलात भी आते हैं, बीच में वाटर बॉडीज़ भी आती है, कई अहम मंसूबे आते हैं और ऐसी जगह होती है जिसको शायद छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे हॉटस्पॉट्स जिन पर खुसूसन तवज्जो दी जानी चाहिए, जिनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। लेकिन अगर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी न बनाते हुए इक़दाम किए जाएँ तो फिर शायद इससे बड़ी बदकिस्मती की बात कोई नहीं होगी। और इस वक्त कुल मिलाकर जो सेंसस के मुताबिक यानी अदाद-ओ-शुमार जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो आबी ज़खायर हैं 2815 के आसपास बनते हैं। लेकिन इन सारे मुतलका डिपार्टमेंट के पास जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो ये बताते हैं इनकी जिन जिन इलाकों के अंदर फ्लड्स का रिस्क है जिसकी वजह से इन आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचता है, या फिर उन इलाकों के अंदर जहां पर तजावुज़ात खड़ी कर दी गई हैं, किसी भी मंसूबे की वजह से इनको नुकसान पहुंचा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतलका डिपार्टमेंट के रोल पर रोशनी तो डाली, लेकिन ये ज़रूर कहा कि रिपोर्ट तैयार करना वक्ती तौर ज़रूरत है, जिसके बिना शायद आगे कदम ले पाना इंतहाई मुश्किल होगा। अगर हम इसी तरीके से काम जारी रखते हैं, डेटा हमारे सामने है, एनालाइज हम चीज़ों को कर देते हैं, लेकिन अगर उस पर अमली तौर पर काम नहीं हो सका, इस चीज़ को हम यकीनी नहीं बना सके, तो वो दिन दूर नहीं जब ये सेंसस जो आदाद-ओ-शुमार हैं
2800 प्लस जो वाटर बॉडीज हमारे पास हैं, इनको नाजायज तजावुजात से या तजावुजात से बचाना या कोई और किसी भी तरीके से अगर इनको नुकसान पहुंचता है तो उससे बचने की मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमें वक्त की ज़रूरत है बकौल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सुप्रीम कोर्ट की आपको बताते हैं, जहां पर कल एक अहम तरीन केस की समाअत हुई और उस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम बातें भी सामने आई। मामला हदबंदी का था और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और हदबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए इसे 29 नवंबर तक टाल दिया और 29 नवंबर को दोबारा इस पर सुनवाई का डेट दे दिया है। दरअसल कल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से पेशी हुई और जिस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर मरकजी हुकूमत को कुछ और दस्तावेजात देने हैं जिसके लिए कुछ वक्त और चाहिए, जिसके बाद डिवीजन अपेक्स कोर्ट ने इस डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और मामला सुनने के बाद उन्होंने फिलहाल इसे 29 नवंबर तक देने की बात कही है। 29 नवंबर तक मरकजी हुकूमत को कह दिया गया है कि वो इस पूरे मामले में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने हैं या एतराज़ात देने हैं वो दे दे। डिवीजन बेंच एसके कौल साहब और एस ओका साहब की सरबराही में कल डिवीजन बेंच के सामने ये केस सामने आया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड मैटर पर कुछ मज़ीद दस्तावेजात देने हैं और उसके लिए मरकजी हुकूमत को कुछ वक्त चाहिए, जिसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें मज़ीद वक्त दे दिया है। याद रखिएगा कि हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू की तरफ से 2 अर्जियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुई है, हदबंदी हुई है, जिस तरीके से रियासती असम्बली की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिस तरीके से पार्लियामेंट की सीटों का तकसीम किया गया है, ये दरअसल बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी है और इस पर उनका एतराज़ था कि सेंसस 2001 या 2012 की जहाँ तक बातें हो रही और आज 2022 है, इसमें काफ़ी फ़र्क है जी और किस तरीके से ये किया जाएगा और मज़ीद कुछ एतराज़ात उनके थे, तो उसको लेकर ये बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। ताहम मरकज़ ने पहले ही ये कह दिया था कि हदबंदी का जो ये पूरा मामला है जी ये कानून के तहत चल रहा है और उस कानून को चैलेंज कहाँ पर किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट के कानून जो इंटैक्ट कानून है उसके अंदर जो है पूरी वजाहत है। ताहम उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो ज़ेर समाअत है। देखना होगा कि तुषार मेहता जब 29 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो उस वक्त वो कौन से ऐसे दस्तावेजात रखेंगे जो इस अर्जी को या तो आगे बढ़ाने के लिए जज साहब को मुतमईन करेंगे या फिर यह अर्जी 29 नवंबर को खारिज होगी, क्योंकि लगातार कानूनी माहिरीन का मानना है कि हदबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला जो है वो तवक्को नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जिन दीगर पहलुओं पर देख रही है कि क्या सही तरीके से हुई है उसमें थोड़ी सी नरमी कहीं देखने को मिल सकती है। ताहम वो भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से केस को रिप्रेजेंट और प्रेजेंट कोर्ट के अंदर किया जाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हदबंदी के मामले पर अब 29 नवंबर को दोबारा समाअत होनी है। बात हदबंदी की हम आपके सामने रखते थे, फटाफट से जरा आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात बताते चले, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी रात देर गए एक बड़ा फैसला लिया है और 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर दोबारा से पोलिंग की बात कल कर दी गई है। ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। रिपोल होगा जी 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर नॉर्थ कश्मीर के अंदर और पूरे 2 साल के वक्फे के बाद स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने यह फैसला लिया है और इस सिलसिले में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोट शुमारी का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। जिन 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर दोबारा से 2 साल के बाद वोटिंग होगी, हाजन ए जो बांडीपोरा का है और द्रगमुला कुपवाड़ा 7 बजे से 2 बजे के दरमियान यहाँ पर वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग क्यों होगी इस पर भी ज़रा आप ध्यान रखिएगा। ये जो पोल अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने ये शिकायत आई थी कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 2 खवातीन लड़ रही हैं, एक हाजन के अंदर, एक द्रगमुला के अंदर, और इन दोनों खवातीन का ताल्लुक जो है वो POK से है, पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है, इसलिए वो यहाँ पर न तो वोटर है और ना ही उन्हें इस तरीके का कोई हक हासिल है कि वो यहाँ पर चुनाव लड़े। इसके बाद ही ये मामला ज़ेर समाअत चला गया और 2 साल के वक्फे के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया कि ये दोनों खवातीन जो है ये इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं,
ये इसके बराबर नहीं है जी, कानून के बराबर ये नहीं लड़ सकती है, इसलिए इनको हटा दिया गया और इन दो को ड्रॉप करके जो बाकी मानदा वहां पर कैंडिडेट है उनको स्टैंड स्टिल रखते हुए 5 तारीख को चुनाव लड़ने की बात जो है वो सामने कही गई है। शाजिया बेगम कंटेस्टिंग कैंडिडेट थी हाजन ए से, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन अपनी दी थी सिटीजनशिप को लेकर, और उसके साथ साथ सुमैया सदफ ये कैंडिडेट थी द्रगमुला से, इन्होंने भी अपनी जो डिक्लेरेशन थी वो गलत दे दी थी सिटीजनशिप के हवाले से, जिसके बाद तमाम तर मामला को देखने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया कि दोनों डीडीसी सीटों पर अब 2 साल के वक्त के बाद चुनाव होगा और 5 तारीख को ये चुनाव होगा। इन इलाकों के अंदर जो ज़ाब्ता रहता है इलेक्शन कमीशन के तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो भी नाफिजुल अमल कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़े मेले की करते हैं। आज श्रीनगर के अंदर एक बड़ा मेला मुनक्किद होने जा रहा है, किसान मेला, और ये किसान मेला शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। चट्ठा में भी किसान मेले का जम्मू के अंदर भी और श्रीनगर के अंदर भी, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी और जम्मू में भी, दोनों जगह पर मेला होगा। 21 नवंबर तक ये मेला जारी रहेगा, यानी 5 दिनों तक चलना है। आज से इसकी शुरुआत होगी, पहला दिन होगा। और मेला जो इससे पहले सिर्फ 2 दिनों का होता था, लेकिन इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑर्डर्स के मुताबिक 5 दिन तक ये मेला कराया जाएगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही आज श्रीनगर के अंदर आपसे थोड़ी देर बाद मेले का इफ्तिताह भी करेंगे। स्कॉश जम्मू के वीसी जेपी शर्मा के मुताबिक मेला जहां पर प्रदर्शनी भी, यानी जो एग्जीबिशन का काम है वो भी होगा, स्टॉल्स लगाए जाएंगे, तकनीक देखी जाएगी, नौजवान कैसे ज़राअत के शोबे में आगे आते हैं, यूनिवर्सिटी का उसमें क्या रोल है, कैसे उनको इक्विपमेंट्स को लेकर मदद की जाती है, और जो इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उस पर क्या वाकई में जितना काम होता है उतनी तवज्जो मकामी सतह पर दी जाती है या नहीं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश होगी। और मेला इसी चीज़ का असल में मरकज़ माना जा रहा है। ज़्यादा बड़ी तादाद में किसान मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू हो या श्रीनगर हो, वहाँ पर जो प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से जम्मू में यहाँ पर भी किसान भी पहुँचेंगे, नौजवान भी पहुँचेंगे जो किसान बरादरियों से जिनका ताल्लुक़ है, ख़वातीन समेत बाकी लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा कृषि विभाग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बागबानी डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर यहाँ मौजूद होंगे। उनकी तरफ से जानकारी या तौर तरीके बताए जाएंगे कि कैसे मकामी सतह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि किसान मुख्तलिफ रियासतों से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनमें पूजा शर्मा, राम शरण और इसके अलावा बाकी कुछ लोग हैं जो किसान अभी तक सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होते रहे, मुल्क के बाकी रियासतों से हैं जो यहाँ पहुँचेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जो छात्र हैं, यानी जो तलबा है, तालिबात हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। इसके अलावा शहरी इलाकों में जो स्टूडेंट्स हैं, खेती के बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी यहाँ आकर साइंटिस्ट से रब्ता करेंगे। तो 5 दिनों तक ये मेला आज से शुरू होने जा रहा है। चट्ठा जम्मू के अंदर भी, जहाँ पर शुरुआत इसकी जम्मू में की जाएगी, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीनगर के अंदर थोड़ी देर बाद इसका इफ्तिताह करेंगे स्कॉस्ट के अंदर। चलिए जनाब, वक्त हो गया जी, 9:35 का इन्हें छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी 9:40 पर, और मज़ीद कुछ 2-3 बातें भी आपके साथ करेंगे। एक तो ईरान की खबर से आपको बाखबर करेंगे और आपको क्रिकेट की दुनिया से भी खबर बताएंगे। अब वो दिल्ली वाला क्रिकेट नहीं होगा, ये हमारे जम्मू कश्मीर का खेल होगा कि किस तरीके से क्रिकेट एसोसिएशन को चूना लगाया गया या पुलिस को चूना लगाया गया और पुलिस बाद में जागी और अब क्या कार्रवाई हुई है। और फिर 2 खिलाड़ियों के बारे में भी एक अच्छी खबर आ रही है। दोनों खबरें आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे और बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि अब फ़ोन लाइन का सिलसिला होगा। आपका वक्त है, आप बात करेंगे, अपने मसाइल को उठाएंगे, हुकूमत के सामने रखेंगे। छोटा सा ब्रेक।